दोस्तों, दिल्ली में एक बार फिर से पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं उन्होंने सरकार का घेराव करके एक बार फिर से अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। और हमारे मन में जो सबसे पहला प्रश्न उठता है वो ये कि आखिरकार ये पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वो प्रदर्शन कर क्यों रहे हैं। और अब एक एक करके समझते हैं कि इन प्रदर्शनों के पीछे हरियाणा और जो पंजाब के किसान हैं उनकी मांगे क्या क्या है। सबसे पहली और जो सबसे बड़ी मांग है दोस्तों वो है एमएसपी की लीगल गारंटी। यानी कि किसान सरकार से चाहते हैं कि सरकार उन्हें लिखित में आश्वासन दे कि उन्हें जो एमएसपी मिलती है वो उनसे कभी छीनी ना जाए। अब एमएसपी क्या होता है दोस्तों, ये शॉर्ट में हम लोग समझ लेते हैं। एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये बेसिकली एक सरकार और एक किसान के बीच की एक अग्रीमेंट होती है कि कल को अगर मान लो किसान की जो अनाज है वो मंडी में नहीं बिकती है तो किसान उस अनाज को ले जाके सरकार को बेच सकता है एक प्री डिसाइडेड फिक्स्ड अमाउंट पे। इसे ही कहते हैं एमएसपी। और दूसरी जो दोस्तों डिमांड है किसानों की सरकार से वो ये है कि साल 2004 में जो स्वामीनाथन कमीशन का गठन किया गया था, स्वामीनाथन कमीशन ने कुछ अपने रिकमेंडेशंस दिए थे। उन रिकमेंडेशंस को किसान पूरा करवाना चाहते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि सरकार जो है उन रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करे। ये इनकी दूसरी मांग है। तीसरी मांग है दोस्तों कि जो किसान है और जो लेबर है यानी कि जो मजदूर वर्ग के लोग हैं पंजाब हरियाणा में, ये लोग चाहते हैं कि उन्हें पेंशन दिया जाए। जिस तरीके से आर्मी मैन को पेंशन मिलता है, किसी ऑफिसर को मिलता है, उसी तरीके से फार्मर्स को और जो लेबर हो गए इनको भी क्या मिलना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए। चौथा जो इनका मांग है दोस्तों वो ये है कि किसानों पर जो कर्ज है, जो ऋण है, उसे भी सरकार माफ कर दे। और जो पांचवी यानी कि जो आखिरी मांग है दोस्तों इनकी वो ये है कि लखीमपुर खीरी में जो एक हिंसक घटना हुई थी जहां पर आठ लोगों की जान चली गई थी, किसानों का मानना है कि उसमें जो विक्टिम्स थे उनको जस्टिस मिलना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। ये इनकी पांचवी मांग है। लेकिन अगर आप जो बाकी के चार जो इनकी मांगे उन्हें थोड़ा साइडलाइन कर दे तो जो सबसे बड़ी मांग है जिसके ऊपर इतना ज्यादा हा हुल्ला हो रहा है पूरे न्यूज चैनल्स में, वो है एमएसपी की लीगल गारंटी को लेकर, जिसके लिए आज से 2 साल पहले भी जो पंजाब और हरियाणा के जो किसान हो गए, इन लोगों ने हिंसक प्रदर्शन किया था दिल्ली के बॉर्डर पे इसी एमएसपी की लीगल गारंटी के लिए। तब सरकार ने इन्हें आश्वासन दिया था कि ठीक है, इस पे हम जो है प्रॉपर अपनी रिसर्च कराएंगे, रिकमेंडेशंस जो भी आएंगी उसके हिसाब से काम होगा। अब वो पूरा नहीं होता हुआ दिख रहा है, इस वजह से वापस से ये किसान उसी एमएसपी की लीगल गारंटी की मांग को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। पहला दोस्तों हमारा जो डाउट है, जो क्वेश्चन था कि आखिरकार ये प्रदर्शन दिल्ली में हो क्यों रहे, ये तो हमारा साफ हो गया, ये तो हमें समझ में आ गया। अब दूसरा जो सवाल हमारे मन में आता है वो ये है कि किसानों की ये जो मांगे हैं, खास करके जो पंजाब और हरियाणा के जो किसान हो गए, इनकी ये जो मांग है कि एमएसपी को लीगलाइज किया जाए, इसे एक लीगल फ्रेमवर्क में रखा जाए, क्या ये डिमांड जायज है? क्या इस डिमांड को अगर पूरा कर दिया जाएगा तो क्या देश के लिए ये लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा? देश को अगर हम साइड में कर दे, क्या पंजाब और हरियाणा क्षेत्र के लिए क्या ये एक बेटर डिसीजन होगा, या फिर आगे चल के यही जो एमएसपी दी जा रही है पंजाब हरियाणा में ये कहीं मुसीबत ना साबित हो? और दोस्तों इन्हीं पहलुओं को समझने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मंगेश जायसवाल है और आज की इस वीडियो में हम उन कारणों को समझेंगे जिसकी वजह से दिल्ली में इतना कलेश मचा हुआ है। तो शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले कारण से, और वो कारण है राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल रीजन। दोस्तों पॉलिटिकल कारण समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। साल 1942 में जब मुस्लिम लीग ने लाहौर रेजोल्यूशन पास कराया था। अब ये मुस्लिम लीग कौन है? ये वही पॉलिटिकल पार्टी है दोस्तों जिसको जिन्ना लीड कर रहा था और आगे चलकर जिसने धर्म के आधार पर पाकिस्तान नाम का एक देश भी बना दिया। 1942 में दोस्तों रेजोल्यूशन को पास करा के, लाहौर रेजोल्यूशन को पास करा के मुस्लिम लीग ने पंजाब का ही विभाजन करा दिया था कि जिस सूबे में ज्यादा मुसलमान होंगे वो सूबा मुसलमान का होगा। अब इसे देखते हुए दोस्तों जो सिख कम्युनिटी थी उनके मन में एक डर बैठ गया कि इन मुसलमानों ने धर्म के आधार पे पूरा जो पंजाब है उसका सूबा आधा करके अपने पास रख लिया धर्म के आधार पे। तो कल को जब आजादी मिल जाएगी, पाकिस्तान और इंडिया जब क्रिएशन में आ जाएंगे, तो कहीं हिंदू भी इनके साथ ऐसे ही ना करे कि आधा जो पंजाब रहेगा वो हिंदुओं का हो जाएगा, तो सिख कहां जाएंगे भाई साहब? ये डर जो है, ये जो परसेप्शन है, ये पैदा होना शुरू हो गया सिखों के मन में। और यही से दोस्तों अकाली दल, जो कि पंजाब की एक बहुत बड़ी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है,
उन लोगों ने इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया कि अब सिख लोगों को भी उनके धर्म के आधार पर, उनकी भाषा के आधार पर उनको एक सूबा मिलना चाहिए। इस डिमांड को पूरा करने के लिए दोस्तों साल 1948 में कुछ जो अकाली दल के मेंबर्स थे वो अकाली दल को लीड कर रहे थे और वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से मिलते हैं। भीमराव अंबेडकर को मिलने के बाद वो अपनी डिमांड्स को आगे रखते हैं और इनकी इस डिमांड को कि सिख धर्म के आधार पर, इनकी भाषा के आधार पर इनको एक सूबा दिया जाए, इसे आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया जाता है अंबेडकर और गवर्नमेंट के द्वारा भी। अब आता है दोस्तों साल 1965। याद रखना, अभी तक सिखों को उनके धर्म या उनके भाषा के आधार पर कोई राज्य नहीं मिला है। जिस तरीके से मराठी बोलने वाले जो लोग हैं उन्हें महाराष्ट्र मिला, जिस तरीके से तमिल भाषा बोलने वालों को तमिलनाडु मिला, जिस तरीके से मलयाली बोलने वालों को, मलयाली भाषा बोलने वाले को केरला मिल गया, जिस तरीके से गुजरातियों को गुजरात मिल गया, उस तरीके से अभी तक जो सिखों का डिमांड था कि उनकी भाषा, उनके गुरमुखी जो उनकी स्क्रिप्ट है उसके आधार पर जो उनको राज्य मिलना चाहिए, वो अभी तक मिला नहीं है। लेकिन 1965 में दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। क्या इवेंट था? 1965 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है और इस वॉर में बॉर्डर पर सिखों ने भारतीय सैनिकों की बढ़ चढ़कर मदद की थी और इस बात की खबर जो है केंद्र सरकार तक पहुंचती है और तब जाकर दोस्तों इंदिरा गांधी की सरकार ने यह तय किया कि सिखों को भी उनके धर्म या उनके भाषा के आधार पर एक पंजाब नाम का जो राज्य है वो बनाकर दिया जाएगा। तो सिखों ने जो अपनी लॉयल्टी शो की देश के लिए, क्या सिर्फ इस वजह से उन्हें पंजाब नाम का उनका एक राज्य मिल गया? ऐसा नहीं है दोस्तों। इंदिरा गांधी को यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिखी। अपॉर्चुनिटी क्या दिखी कि अगर वो सिखों को हेल्प करेंगी पंजाब के क्रिएशन में, पंजाब को बनने में, तो शायद सिख लोग इस बात को याद रखेंगे कि क्योंकि इंदिरा गांधी ने उनकी मदद की थी तो क्यों ना अगले आने वाले चुनाव में हम इंदिरा गांधी को यानी कि कांग्रेस को वोट करेंगे। तो ये उसके पीछे का एक मोटिव था, पंजाब की क्रिएशन के पीछे इंदिरा गांधी की तरफ से। पर आप ये भूलिएगा मत दोस्तों कि पंजाब के क्रिएशन के पीछे जिस पॉलिटिकल पार्टी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था बहुत लंबे टाइम से, वो थी अकाली दल, जिनका ग्रास रूट प्रेजेंस था पंजाब में। तो वहां के जो सिख धर्म के लोग थे वो तब भी ज्यादा अगर किसी को प्रायोरिटी दे रहे थे तो वो अकाली दल को ही दे रहे थे, ना कि कांग्रेस को। तो ये जो पूरा गेम प्लान रचा था इंदिरा गांधी जी ने कि पंजाब के क्रिएशन के बाद उनको वोट मिलेगा, उनकी कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अकाली दल को साफ कर देगी पंजाब से और वो वहां पर अपनी प्रेजेंस ले आएगी, ये कंप्लीटली कांग्रेस की प्लान फेल हो गई। दोस्तों पंजाब के क्रिएशन के बाद 1966 तक आते आते हमारी जो कंट्री थी वो एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रही थी। समस्या क्या थी? भूखमरी। हमारे भारत में कई प्रदेशों में सूखा पड़ने के कारण अनाज की कमी होने लगी और जो अनाज, जो हम सीरियल्स जो हम उगाते थे, अब वो हमें बाहर से इंपोर्ट करने पड़ रहे थे। तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम सेल्फ सफिशिएंट बन जाए, यानी कि ये जो अनाज हम बाहर से मंगा रहे हैं ये हम खुद ही ग्रो करेंगे, हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। और सरकार ने इसे पूरा करने के लिए दोस्तों एक फ्लैगशिप मिशन चलाया जिसे कहा गया ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति इसे हिंदी में कहा जाता है। मगर कांग्रेस को दोस्तों यहां पर भी एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है कि जो पहले स्क्रिप्ट में, पहली प्लानिंग में जो वो नाकामयाब हुए थे सिखों को अपने वोट बैंक में लेकर आने के लिए, तो यहाँ पर उन्हें जो दूसरी अपॉर्चुनिटी दिखती है वो ये कि क्यों ना इस ग्रीन रेवोल्यूशन को पंजाब और उसके आसपास के सूबों में लाया जाए ताकि सिख वोट बैंक को अपने कंट्रोल में लिया जाए। और इस ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत जो हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं और जो अन्य साधनें होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार मुहैया कराएगी और जो पानी का जो मुहैया है, जो इरिगेशन, जो बिजली की जो फैसिलिटी है वो राज्य की सरकार है वो देगी। और क्योंकि ये जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गए, हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स हो गए, अन्य जो साधनें होगी जो केंद्र सरकार मुहैया करा रही है, तो इंदिरा गांधी और उनकी जो कांग्रेस की जो पूरी टीम थी वो ये एक्सपेक्ट कर रही थी चीज बहुत ज्यादा आकर्षित करेगी पंजाब के सिख फार्मर्स को कांग्रेस के प्रति। तो हम एज अ स्टूडेंट जो बचपन से यही सोचते थे कि हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ पंजाब और उसके आसपास के सूबों में ही क्यों आई, भारत के अन्य जो प्रदेश है वहां पर क्यों नहीं आए? तो इसका कारण ये नहीं था कि पंजाब और उसके आसपास के सूबों में बहुत अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज थी, नहीं, वो तो कंडीशंस वहां पर बनाए गए।
असली जो इसके पीछे कारण था दोस्तों, वो थे पॉलिटिकल इंटरेस्ट, जिसकी वजह से पंजाब में कांग्रेस ने ग्रीन रेवोल्यूशन को, हरित क्रांति को इंट्रोड्यूस किया। अगर दोस्तों आप में से कुछ लोग जो भारत की भूगोल को थोड़ा बारीकी से जानते हैं, तो आप में से बहुत लोग इस चीज को समझ पाएंगे कि पंजाब और हरियाणा तो ऐसे प्रदेश है जो कि एरिड रीजन है, यानी कि ये तो सूखाग्रस्त इलाका है, यहाँ पर ज्यादा बारिश वगैरह नहीं होती है। और चावल की जो खेती है वो तो भारत के जो अन्य प्रदेश हो गए जैसे कि असम, बंगाल, बिहार, इन रीजन में सबसे ज्यादा की जाती थी, जो कि ट्रेडिशनली यहीं पर ग्रो होती थी। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन तो इन जगहों पर आनी चाहिए थी और ज्यादा बम्पर प्रोडक्शन होता, लेकिन पॉलिटिकल कारणों की वजह से, वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में दोस्तों, कांग्रेस ने इस ग्रीन रेवोल्यूशन को आर्टिफिशियली पंजाब हरियाणा में इंप्लीमेंट किया, जहां कभी चावल की खेती होती ही नहीं थी। ये जो अननेचुरल तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से पंजाब हरियाणा में कई दशकों से जो चावल को ग्रो किया जा रहा है दोस्तों, इसके वजह से पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। अब आप समझ रहे होंगे कि भैया पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंच रहा है ऐसी खेती से। देखिए, समझिए जरा ध्यान से दोस्तों। एज अ ज्योग्राफी स्टूडेंट हमने स्कूल टाइम से ये पढ़ा था कि जो चावल होता है, राइस, ये एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, यानी कि इसे उगाने के लिए जो पानी की खपत है वो बहुत ज्यादा होती है किसी अन्य अनाज को उगाने के मुकाबले। एक रीसेंट गवर्नमेंट रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, आज जो पंजाब में चावल की खेती की जा रही है, अगर आज प्रेजेंट टाइम में पंजाब में 1 लाख लीटर का पानी अगर इस्तेमाल होता है, उसकी खपत होती है, तो उस पानी से महज 19 किलो चावल ही उगाया जा सकता है। याद रखिए, मैंने आपको बताया था कि पंजाब हरियाणा एक एरिड रीजन है। यहाँ की जो कंडीशंस है वो राइस कल्टीवेशन के लिए नेचुरली सुटेबल नहीं है। अब चावल की खेती मात्र पंजाब हरियाणा में तो नहीं हो रही है, इसकी खेती असम में, बंगाल में, बिहार में, यहाँ पर भी हो रही है। अब यही अगर आप बंगाल चले जाएं तो वहां पर 1 लाख लीटर पानी से जो चावल का प्रोडक्शन हो रहा है वो तकरीबन 42 किलो है, यानी कि पंजाब के मुकाबले डबल प्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है। पंजाब में 1 लाख लीटर पानी में कितना हो रहा था? 19 किलो चावल उगाया जा रहा था। वहीं पर बंगाल में जब 1 लाख लीटर पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहां पर जो चावल का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 42 किलो का हो रहा है। अब आप चले जाइए दोस्तों बिहार में। बिहार में अगर आप 1 लाख लीटर पानी इस्तेमाल करेंगे तो वहां 56 किलो चावल को ग्रो किया जा रहा है, यानी कि यहाँ की जो जगह है वो नेचुरली सूटेबल है चावल के कल्टीवेशन को लेकर। पंजाब में तो ज्यादा कुछ बारिश होती नहीं है, क्लाइमेट वहां का सूटेबल नहीं है राइस कल्टीवेशन के लिए नेचुरली, तो इन्हें फ्री में बिजली सप्लाई कर दी गई। सब्सिडाइज रेट पे इनको केमिकल फर्टिलाइजर्स मिल गए, हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स मिल गए। अब फ्री की बिजली का इस्तेमाल करके, अब क्योंकि बारिश तो ज्यादा होती नहीं है, तो उस बिजली का इस्तेमाल करके इन लोगों ने जमीन के नीचे से इतना पानी निकाल लिया है कि ग्राउंड टेबल जो उनका वाटर लेवल है वो इतना नीचे जा चुका है कि आज के समय वहां पर आर्सेनिक पोल्यूशन इतना ज्यादा फैल चुका है। और क्योंकि ये सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स इतने नीचे तक जाके ये पेनिट्रेट कर चुके हैं कि आज के समय पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा आपको कैंसर के केसेस दिखेंगे। अब 1990 तक तो दोस्तों सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन 1990 में दोस्तों भारत में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आता है जिसे हम कहते हैं एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो आपने अपने स्कूल टेक्स्ट बुक में जरूर पढ़ा होगा। इस रिफॉर्म के तहत दोस्तों भारत देश में जो लोअर मिडिल क्लास की जो पॉपुलेशन हो गई, मिडिल क्लास की जो पॉपुलेशन हो गई, इनकी जो इनकम है, इनकी आमदनी बढ़ना शुरू हो गई। और इस वजह से इनकी जो डाइटरी पैटर्न थी, जो चावल और गेहूं पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थी, अब वो शिफ्ट होने लगी दूसरे फूड क्रॉप्स पे, ठीक है, मिलेट्स पे, या फिर कहा जाए वैरायटी ऑफ अलग अलग जो उनके फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, अलग न्यूट्रिशियस जो फूड्स होते हैं, वहां पर ये शिफ्ट होने लगी। और जब से दोस्तों 2014 से मोदी सरकार आई है, इस सरकार का एक एम्फेसिस रहा है कि चावल गेहूं का प्रोडक्शन तो हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ जो अन्य अनाज है उनकी पैदावार को भी बढ़ाया जाए। लेकिन पंजाब हरियाणा के जो किसान है वो गेहूं चावल के बाहर जा ही नहीं रहे। और जब से मोदी सरकार आई है, इन लोगों ने, इस जो प्रेजेंट सरकार है, इन्होंने मिलेट्स के प्रोडक्शन को ज्यादा बढ़ाने पर जोर दिया है। मिलेट्स क्या होता है दोस्तों? ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी, इनके पैदावार को बढ़ाने के ज्यादा जो है एम्फेसिस आज की प्रेजेंट सरकार दे रही है। और तब से दोस्तों ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं वो थोड़े से इनसिक्योर हो गए। उनके मन में एक डर बैठ गया है कि क्योंकि आज की ये प्रेजेंट सरकार क्रॉप को ज्यादा डाइवर्सिफाई कर रही है, तो उस वजह से जो इन्हें एमएसपी अभी तक मिल रही थी कि कहीं वो सरकार
इन सारी एमएसपी को उनसे छीन ना ले। देखिए दोस्तों, ना मैं मोदी सरकार का बैठाया हुआ यहाँ पे कोई स्पोक्स पर्सन हूँ और ना मोदी जी का कोई पर्सनल रिश्ता है मिलेट से, ज्वार बाजरा कुटकी, ये जो सारे अनाज है। हकीकत क्या है दोस्तों कि आने वाले समय में हमारे जो ग्लोबल जो हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन है ये और भी ज्यादा हार्श होने वाला है। रेनफॉल के जो पैटर्न्स है दोस्तों, वो हर साल देखा जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा चेंज होते जा रहे हैं और इस वजह से अगर आगे चलकर कहीं पीने की पानी की कमी होने लगी, जो कि एक दिन होना ही है, तो चावल के पीछे हम कितना पानी वेस्ट करेंगे। इसीलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि जो मिलेट्स है वो आगे चल के आपका एक फ्यूचर क्रॉप बनने वाला है और इसके कई कारण है दोस्तों। देखिए, मिलेट यानी कि ज्वार बाजरा रागी कुटकी, ये ऐसे अनाज है जो किसी भी हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में विथस्टैंड कर सकते हैं, ये ग्रो कर सकते हैं। कंडीशन चाहे जैसी हो, ये ग्रो करते रहते हैं। इन्हें जो पानी की आवश्यकता भी होती है वो गेहूं चावल के मुकाबले बहुत कम होती है, ये कम पानी में भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर जाते हैं। गेहूं चावल जितना समय लेते हैं उगने में, ये उतना टाइम नहीं लेते। गेहूं चावल को उगने में कम से कम 110, 120, 130 दिन का पीरियड लगता है, लेकिन जो मिलेट्स होते हैं ये 60 से 70 दिन या 50 से 60 दिन के भीतर ही ये उगकर तैयार भी हो जाते हैं। इसीलिए जो मिलेट्स है ये आगे चलकर सबसे सूटेबल क्रॉप्स होने वाले हैं हमारे फ्यूचर के लिए। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सरकार सिर्फ चावल गेहूं पर ही एमएसपी बांटती थी। एमएसपी जो है अन्य 20 अनाजों पर भी बांटा जाता है। प्रॉब्लम यह है कि पंजाब में किसानों को बैठे बिठाए उनको फ्री की बिजली मुहैया करा दी गई, इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप कर दिए गए, निकालो जितना नीचे से पानी निकालना है। तो ये चावल जो है ग्रो करते थे, अब इससे ये कंफर्ट जोन से ये बाहर नहीं आना चाहते। और दोस्तों, मेरी बात याद रखना, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 20-25 सालों में पंजाब किसी रेगिस्तान की तरह बन के रह जाएगा, क्योंकि 25 साल आते आते तक तो पानी ही नहीं बचेगा कुछ उगाने के लिए, क्योंकि सारा पानी तो चावल की खेती में खपत हो जाएगा। इन पंजाब हरियाणा के जो बड़े बड़े फार्मर्स है दोस्तों, इनको बस आज की पड़ी है। इनको इस चीज की बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि आने वाला जो 50 साल होगा उसमें पंजाब का क्या भविष्य होगा, इसकी इनको बिल्कुल भी पड़ी नहीं है। ये लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे, ये बस अभी के बारे में सोच रहे कि अभी हमको क्या बेनिफिट चाहिए वो लाके दे दो। अब आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि क्यों आखिर मोदी सरकार इनको एमएसपी की कोई लीगल गारंटी नहीं दे रही है। तो कारण आपको समझ में आ गया कि ये क्लाइमेटिक रीजन जो है आगे चलकर बहुत हार्श होने वाले हैं, तो हम ऐसे अनाज के पीछे इतना पानी, इतना रिसोर्स वेस्ट नहीं कर सकते। और सरकार अब ये एक्सपेक्ट कर रही है पंजाब हरियाणा के फार्मर से कि वो अपने प्रोडक्शन को थोड़ा डाइवर्सिफाई करे, चावल गेहूं के साथ में अन्य क्रॉप्स को भी उगाएं। अगर वो ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति जो 1966 में पंजाब में जानबूझकर लाई गई थी, जो कि अगर देखा जाए तो असम में, बिहार में, बंगाल में लाई जानी चाहिए थी, अगर वो पंजाब में ना लाई गई होती तो आज पंजाब में ये जो इतना बड़ा मुसीबत खड़ा हो गया ये नहीं होता। ये पूरी की पूरी कांग्रेस की जो वोट बैंक पॉलिटिक्स थी दोस्तों, इस कारण की वजह से आज पूरा देश पिस रहा है। अब आते हैं दोस्तों हमारी वीडियो के आखिरी डिस्कशन पर कि इस पूरे प्रोटेस्ट को पीछे से सपोर्ट कौन कर रहा है। पहला तो है दोस्तों देश की सिविल सोसाइटीज, जिन्हें हम एनजीओ कहते हैं ना। ऐसे कुछ एनजीओ हैं दोस्तों जो फॉरेन से अपनी फंडिंग उठाते हैं और इनका सिर्फ इतना काम होता है कि जहां भी सरकार कुछ सोशल रिफॉर्म लाती हो या कहीं भी अगर सरकार कुछ डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रही हो, तो तुम अपने बैनर हूटर लेकर सब पहुंच जाओ और वहां पे पहुंचते ही अपनी छाती पीटना शुरू कर दो। तो ये सिविल सोसाइटीज दोस्तों एक तरीके से एक ऑब्स्टेकल का काम करते हैं किसी भी देश में किसी रिफॉर्म के अगेंस्ट। अब चाहे वो मान लीजिए कि आर्य कॉलोनी का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, या फिर मान लीजिए नर्मदा जो प्रोजेक्ट था उस पर आपने बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स जरूर पढ़े होंगे। चाहे वो इंडो चाइना की जो बॉर्डर रोड कंस्ट्रक्शन का मसला हो गया, उससे रिलेटेड जो ये एनजीओ वहां पर हडल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, या फिर अपने ही सैनिकों से सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगना हो, ये सारा का सारा खेल ये एनजीओ, ये सिविल सोसाइटीज हमारे भारत देश में करती है। इनके अलावा दोस्तों यूएस, चाइना, कनाडा, पाकिस्तान, इनका तो हमेशा से हिस्टोरिकली ये लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व रहे हैं इन जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स है उनको सपोर्ट करने के लिए। अब देखते रहना दोस्तों आप, ये जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड जो दिल्ली के बॉर्डर पर जाके रोड जाम करके बैठे हैं, जो अपने आप को फार्मर्स कहते हैं, ये इनको पूरी फंडिंग आ रही है पीछे से, ठीक है। अब बस देखते रहना, ये आने वाले महीने 2 महीने में इतना मुजरा करेंगे रोड पे बैठ के कि इसका पूरा जो इफेक्ट है आपको डायरेक्टली 2024 के लोकसभा इलेक्शन पर भी दिखाई देगा।
आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो जरा भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज आप अपने इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों तक भेजिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।